In this lecture, we will discuss the distribution of drug. But before diving into our main topic, we will quickly revise the previous topic, which is the absorption of drugs. The absorption of drug is that कि कैसे आपने ड्रग ली है orally. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ड्रग ली है तो वो ब्लड स्ट्रीम में कैसे आई है, किस किस पाथवे को फॉलो करके वो ब्लड स्ट्रीम में आई है. orally मेडिसिन लेने से ब्लड में अब्जॉर्ब होने तक के प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं. द नेक्स्ट फिनोमेना इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. जो ड्रग अब्जॉर्ब हो गई है, अब उस ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूट कैसे होना है. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ द ड्रग distribution. Drug distribution is the process by which a drug reversibly leave the bloodstream and enter the extracellular fluid and the tissue. Extracellular fluid हमारे पास blood है और interstitium है और टिश्यूज़ हमारे पास, जो बॉडी में हमारे पास टिश्यूज़ अवेलेबल है वही हैं. अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अब्जॉर्ब जो ड्रग हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड स्ट्रीम है और ब्लड स्ट्रीम में ये हमारे पास ड्रग है. ये ड्रग यहाँ तक आ गई है. अब नेक्स्ट इस ड्रग ने टिश्यूज़ के पास, ऑर्गन के पास, अपने टारगेट ऑर्गन से टिश्यूज़ के पास जाना है. वहाँ तक कि किस तरह जाएगी, क्या क्या फिनोमेना होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या इसके रास्ते में रुकावटें होंगी, वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है. इस लाइन को अगर आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट इज़ फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IV. अब्जॉर्प्शन इज़ नॉट अ फैक्टर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज़ दैट कि हमने अब्जॉर्प्शन की जो पहले बात की वो सिर्फ हम ऑर्डरली रूट के लिए बात कर रहे थे. वो ड्रग जो ऑर्डरली हमने ली है वो अब्जॉर्ब होंगी एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होगी. वो ड्रग जो हम IV से लेते हैं उनको अब्जॉर्प्शन के फेज से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि वो ड्रग तो हमारी वेन में लग रही हैं, और वेन में लग रही हैं तो बस ये ड्रग हमने वेन में लगाई एंड देन ये ब्लड स्ट्रीम में आ गई, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई. बट इफ़ अगर हम ये ओरली लेते हैं तो वो ओरली से GIT ट्रैक में होके इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब होके ब्लड में आएगी एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी. हम जो भी अब्जॉर्प्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है वो हमने ओरली के, जो मेडिसिन हम लेते हैं ओरल रूट से, सिर्फ उनके लिए पढ़ा था. For distribution, concentration gradient must be developed in the distribution of drug from plasma to tissue. What is the concentration gradient? As you know कि जो ड्रग है वो हमेशा हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगी. ये हमारे पास ब्लड है और यहाँ पे ड्रग की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ड्रग अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ चुकी है. अब उसने टारगेट ऑर्गन, फॉर एग्जांपल ब्रेन तक जाना है. ब्रेन में तो वो ड्रग की कंसनट्रेशन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है. ड्रग को कैसे पता चलेगा मैंने ब्रेन तक जाना है. ड्रग हायर से लोअर कंसनट्रेशन, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करेगी, यहाँ से यहाँ एंड देन ब्रेन तक जाएगी. ब्लड से ब्रेन तक जाने में वो कौन सा पाथ यूज़ करेगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट. कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हायर से लोअर की तरफ मूव करेगी एंड देन उसके बाद हमारे टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी. हमेशा ड्रग पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मूव करेगी. वी विल डिस्कस द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग. सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग परमिएबिलिटी. जो ड्रग हमने दी है, जो ड्रग ब्लड में आई है, उसके क्या फैक्टर्स हैं, वो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, वो कितने साइज़ की है, वो उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे. इसी पे डिपेंड करती है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट. अगर वो ड्रग का साइज़ नैनो पार्टिकल्स में होगा, ड्रग हमारे पास बहुत स्मॉल होगी, देन वो इजीली ब्लड से हमारे पास टारगेट ऑर्गन तक और टिश्यू तक पहुंच जाएगी. इफ़ इट इज़ नॉट द नैनो पार्टिकल्स इन साइज़, तो ये हमारे ब्लड से आगे इजीली ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्लड में एज यू नो कि हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसमें फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, यानी कि गैप्स होते हैं और फॉर एग्जांपल ये गैप है और इस गैप में से ड्रग ने पास आउट करना है. अगर ड्रग का साइज़ ही इससे बड़ा है तो वो यहाँ से पास आउट ही नहीं कर सकेगी और बिल्कुल थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दे सकेगी. एंड देन द नेक्स्ट फैक्टर इज सॉलिबिलिटी. अब सॉलिबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है. इफ़ योर ड्रग इज़ लिपिड सॉलिबल, एज वी नो, हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स हैं, ये हमारी बॉडी में कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, हर कंपार्टमेंट्स में हमारे पास मेम्ब्रेन है और ऑल द मेम्ब्रेन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिपिड इन नेचर. दैट्स वाई जो लिपिड सॉलेबल, जो लिपिड इन नेचर ड्रग होंगी उनको वो इजीली सॉलेबल कर लेंगी, इजीली वो इससे पास आउट हो जाएंगी. इफ़ द ड्रग इज़ वाटर सॉलेबल, अगर ड्रग वाटर सोलेबल होगी तो वो इन मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगी, इसको किस कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तब भी वो फुल्ली हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. इसलिए जो लिपिड सोलेबल ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी हाई है और जो वाटर सोलेबल ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी लो है. द नेक्स्ट पैरामीटर इज़ द कैपिलरी परमिएबिलिटी.
कैपिलरीज हमारे बॉडी में हर जगह कैपिलरीज होती हैं और कैपिलरीज का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अब कैपिलरीज कैसे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है वो देखते हैं। कैपिलरी स्ट्रक्चर, कैपिलरी का स्ट्रक्चर क्या है, कैपिलरी का साइज़ कितना है, कैपिलरी कितनी छोटी और बड़ी है, वो डिपेंड करेगी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन रेट में। एंड द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग, एज वी डिस्कस बिफोर कि केमिकल नेचर ड्रग की क्या होनी चाहिए, हमारे पास लिपिड इन नेचर होनी चाहिए, और वो जो कैपिलरीज हैं वो स्मॉल इन साइज़ होगी, तो ड्रग भी हमारे पास स्मॉल साइज़ की ही होनी चाहिए। आगे हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे ये मज़ीद क्लियर होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम लीवर की बात कर लेते हैं और स्प्लीन ले लेते हैं। अब ये हमारे पास लीवर और स्प्लीन के ऑर्गन है और हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन में बहुत लार्ज फेनेस्ट्रेशंस होती हैं। फेनेस्ट्रेशंस मतलब स्पेसेस, इनकी जो स्पेसेस होती हैं वो लार्ज होती हैं, सो दैट जो ड्रग होती है वो इजीली पास आउट हो जाती है। कोई भी ड्रग इजीली पास आउट हो जाती है, लेकिन होने लिपिड सॉल्युबल ही चाहिए, वो इजीली पास हो जाती है। अब हम एक डिस्कस करते हैं ब्रेन। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंडेड होती हैं। इसमें जो हमारे पास कैपिलरीज हैं वो डिसकॉन्टीन्यूस कैपिलरीज हैं, मतलब यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट नहीं है, देन फर्दर आगे से कैपिलरी स्टार्ट हो रही है। लेकिन इसमें हमारे पास ब्रेन में टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। टाइट जंक्शंस इसी तरह सारे बाउंडेड होते हैं, ब्रेन को कवर किया होता है, कैपिलरीज फुल सराउंड होती है, तो ब्रेन से किसी भी ड्रग का पास आउट होना थोड़ा मुश्किल होता है। ये पूरा फिनोमिना हम आगे ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये बस इनका डिफरेंस है कि कुछ में फेनेस्ट्रेशंस होती हैं और कुछ में नहीं होती, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गन्स जिसमें फेनेस्ट्रेशंस होती हैं। द नेक्स्ट फैक्टर इज़ एक्सटेंट ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन्स। ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो प्लाज्मा है यानी कि ब्लड है और हमारे पास टिश्यू है, इसमें हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये सारी प्रोटीन्स हमारे ब्लड में और टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं। अगर ड्रग हमारे ब्लड में आई है एंड देन ब्लड से वो हमारे टिश्यू में गई है, और इनकेस अगर अभी फ़िलहाल ब्लड में ही है और ब्लड में अगर कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती हैं, और अगर वो बाइंड कर जाएंगी ब्लड में ही तो वो टिश्यू में कैसे ट्रैवल करेंगी, वो टिश्यू में ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगी, टिश्यू में नहीं जाएंगी तो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट ही नहीं देंगी। ये हमारे पास ब्लड है और ब्लड में हमारे पास कुछ ये हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स ड्रग आई ये इसके साथ बाउंड करेगी, बाउंड करने के बाद अब ये यहीं पर रहेगी, अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। इन केस अगर यहाँ से निकल जाती है तो हमारे टिश्यू में अगर प्रोटीन्स हैं और ड्रग इस नेचर की है कि वो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी तो वो टिश्यू में बाइंड कर जाएगी और टारगेट ऑर्गन तक पहुँचेगी नहीं। इससे जितना बाइंडिंग रेट होगा उतनी कम डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। जो हमारे पास प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है उसके साथ जो एसिडिक नेचर की ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादा बाइंड करती हैं, और जो हमारे पास अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन है उसके साथ बेसिक नेचर की ड्रग्स ज़्यादा बाइंड करती हैं। इसलिए ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारे फैक्टर्स बहुत काउंट होते हैं। अगर हमने ड्रग ओरली दे भी दिया, वो आगे सही तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है या नहीं हुई है, सारे फैक्टर देख के फिर हमें मेडिसिन देनी पड़ती है। नेक्स्ट फैक्टर इज़ द ब्लड फ्लो। ऑर्गन इन विच ब्लड फ्लो इज़ हाई, वहाँ पे ड्रग सबसे पहले पहुँचेगी। अब हमारे पास फिनोमेना क्या था कि हमारे ब्लड में ड्रग्स मौजूद हैं और उस ड्रग ने हमारे टारगेट ऑर्गन और टारगेट टिश्यू में जाना है। अब ये कैसे जाएगी? ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में यूनिफॉर्म नहीं होता। लास्ट पेज पे हमने एक लाइन पढ़ी थी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म फिनोमेना। उसका मतलब ये था कि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हर जगह एक जैसा नहीं होता। किसी ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, किसी में ब्लड फ्लो कम होता है। जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पे हमारी ड्रग सबसे पहले और ज़्यादा अमाउंट में जाएगी। इसलिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म फिनोमेना नहीं है। अब हमारे ब्लड से ये हमारे ऑर्गन तक गई, सबसे पहले हाई ब्लड फ्लो कहाँ पे होता है? ब्रेन में, हार्ट में, किडनी में, लीवर में। इन ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। ड्रग हमारे ब्लड से डायरेक्ट इन ऑर्गन्स के पास गई एंड देन उसके बाद हमारे पास फिनोमेना आ जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज़ द रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन इज़ दैट फर्स्ट ड्रग डिलीवर इन द ऑर्गन वेयर ब्लड फ्लो इज़ हाई। जहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा था वहाँ पे हमारी ड्रग डिलीवर हो गई, देन उसके बाद ड्रग उन एरिया में आएगी जहाँ पे फैट ज़्यादा है, जहाँ पे हमारे पास मसल ज़्यादा है, उन एरिया में आएगी और वहाँ पे अपना टारगेट इफेक्ट शो करेगी। इस तरह ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट फैक्टर, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर को।
व्हाट इज़ द ब्लड ब्रेन बैरियर और ये हमारी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रोल प्ले करता है वो हम डिस्कस करेंगे. लेट अस टेक अ कंडीशन विच इज़ दैट कि एक पेशेंट है, उसको पार्किंसंस डिजीज़ है. एंड देन व्हाट इज़ द पार्किंसन डिजीज़. इस डिजीज़ में कंडीशन ये होती है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, स्लीप सही तरह नहीं आती और डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन हो जाता है. जो एक प्लेयर हार्मोन है वो हमारे जो ब्रेन है वो रिलीज़ नहीं करता, उसका लेवल हमारे ब्रेन में डिक्रीज़ हो जाता है और ब्रेन हमारा सही तरह प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं करता. मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है. मूवमेंट में हमारे पास इशू आता है. वो पर्सन जिसे ये डिजीज़ हो वो सही तरह चल फिर नहीं सकता. अब इस केस में हम कौन सी मेडिसिन देते हैं. हमारे पास 2 मेडिसिन है, एक लीवोडोपा एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बिडोपा. अब इन दोनों मेडिसिन का ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हमारे पास रिलेशन है वो हम देखते हैं. जो लीवोडोपा है इस केस में हम वो देते हैं. अब बेसिकली इस मेडिसिन का टारगेट ऑर्गन तो हमारे पास ब्रेन है, लेकिन जब ये ब्लड से एंटर होगी तो इसको तो मेडिसिन को तो नहीं पता कि उससे सिर्फ ब्रेन के पास जाना है, वो तो पूरी बॉडी में जाएगी. अब वो पूरी बॉडी में जाएगी तो पूरी बॉडी में जाके टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, बिकॉज फंक्शन तो सिर्फ ब्रेन ने इससे लेना है. अब सारा इफेक्ट तो ब्रेन को ये देगी. अब पूरी बॉडी में जब ये ड्रग डिलीवर होगी तो वहाँ पे जो टॉक्सिसिटी कॉज होगी उसको कौन डील करेगा. सो इस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए हम एक सेकेंड मेडिसिन भी लीवोडोपा के साथ देते हैं, विच इज़ द कार्बिडोपा. उस मेडिसिन को, इन दोनों मेडिसिन को हमेशा साथ देंगे. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर हमने वो मेडिसिन दे दी है ये कार्बिडोपा, तो ये भी तो पूरे ब्रेन में जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये कैसे इसके इफेक्ट को कम करेगी. अब यहाँ पे एक समझने की बात ये है कि ये हमारे पास ब्रेन है और ये हमारे पास एक बैरियर है विच इज़ द ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसके सराउंड बहुत टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. टाइट जंक्शंस और कॉन्टीन्यूस कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो इजीली कोई भी मेडिसिन को अंदर नहीं आने देती, और ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है. सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग इसको क्रॉस कर सकती है. एंड द पॉइंट इज़ दैट कि लीवोडोपा यहाँ पे लिपिड सॉल्युबल है और कार्बिडोपा वाटर सॉल्युबल है. जब ये मेडिसिन हमारे ब्रेन में जाएगी तो ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी. और जब कार्बिडोपा ब्लड से हमारी बॉडी में एंटर होगी तो ये ब्रेन तक जा ही नहीं सकेगी, ये पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी. पूरी बॉडी में जो टॉक्सिसिटी इसकी वजह से कॉज हुई होगी उसको नॉर्मलाइज करेगी. बॉडी में हमारा फंक्शन नॉर्मल रहेगा और थेरेपेटिक इफेक्ट भी शो होगा. क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकेगी, सिर्फ लीवोडोपा क्रॉस करेगी और अपना इफेक्ट शो करेगी. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना. द नेक्स्ट वन इज़ हम ब्लड प्लेसेंटा बैरियर. अब व्हाट इज़ द ब्लड प्लेसेंटा बैरियर. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द वोम, जहाँ पे जो बेबी है, फीटस है, वो ग्रो करता है. ये मदर बॉडी है और ये वोम है जहाँ पे फीटस ग्रो करता है. अब ये हमारे पास एक बैरियर है जिस बैरियर को हर मेडिसिन है वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकती. ये भी हाईली लिपिड सॉल्युबल है, इसके अंदर फीटस है. अब मोस्ट ऑफ़ द केसेस में प्रेगनेंसी में ऐसे होता है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेडिसिन रिकमेंड नहीं करते और यही कहते हैं कि आप मेडिसिन को अवॉइड करें. उसकी रीज़न यही है कि मोस्ट ऑफ़ द ड्रग लिपिड सॉल्युबल है. अगर वो ये बैरियर क्रॉस कर जाएंगी तो वो फीटस को डैमेज करेंगी, फीटस को नुकसान पहुंचाएंगी. इसलिए ये बैरियर है जो वाटर सॉल्युबल ड्रग मोस्ट ऑफ़ द टाइम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ताकि वो बॉडी में तो अपना इफेक्ट शो करे, लेकिन इस बैरियर को ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस ना कर सके और फीटस को कोई भी नुकसान ना हो इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी. अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास है एज. एज बहुत तरीके से मैटर करती है. जब किसी भी ह्यूमन की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें पीएच लेवल, ब्लड फ्लो, सारी कंडीशन ऑल्टर्ड हो जाती हैं और कुछ डिजीज़ भी हो जाती हैं. अगर ब्लड फ्लो हमारे पास चेंज होगा तो एज़ वी नो कि ब्लड फ्लो के साथ ही हमारे पास मेडिसिन मूव करती है. जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी मेडिसिन जाती है. ये सारी चीज़ें ऑल्टर होगी तो ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी हमारे पास चेंज होगा. तो ये सारे फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ जो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करें वो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम. द मीनिंग ऑफ अपेरेंट वॉल्यूम इज़ दैट कि ये सिर्फ हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, इसकी कोई भी फिजियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता. ये सिर्फ एक अपेरेंट हमने एज्यूम किया हुआ है वॉल्यूम, जिसमें हम समझते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है. वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन क्या है. ब्लड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डिफाइंड एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन अ बॉडी. ये वो वॉल्यूम है जो रिक्वायर्ड होता है एक ड्रग को अपने अंदर सॉल्युबल करने के लिए. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. एक लेट अस टेक एन एग्जांपल. ये हमारे पास एक स्पून है और उस पर शुगर है.
और ये हमारे पास एक कंटेनर है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, हमने 1 स्पून ऑफ शुगर इस पे डाली और डिज़ोल्व की। अब जो हमारे पास शुगर की अमाउंट है वो है हमारे पास 100 mg। 100 mg हमने शुगर इस ग्लास में डाली और उसको डिज़ोल्व की। अब हमने अगर इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूँ होगा, जो हमने ड्रग ली थी 100 mg, वो हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ से हम एक ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कितनी मेडिसिन अवेलेबल है, कितनी ड्रग अवेलेबल है। इन केस अगर उसमें 10 mg है तो हम यहाँ पे 10 mg लिखेंगे। हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 10 लीटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10 लीटर? कि हमारे पास जो ड्रग, ये जो 1 स्पून ऑफ शुगर थी, ये जो ग्लास में डिज़ोल्व हुई है, इसमें हमारे पास वॉल्यूम कितना था, यानी पानी कितना था? 10 लीटर हमारे पास पानी था। 100 mg ऑफ शुगर 10 लीटर में हमारे पास डिज़ोल्व हुई है। ये हमने एक एग्जांपल ले ली। इसी तरह आगे हम देखते हैं कि मेडिसिन और ड्रग में ये किस तरह एप्लीकेबल होगी। हमारी बॉडी में जो एज्यूम किया हुआ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 42। ये हमारी बॉडी का टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आगे से एक में डिवाइड होगा, विच इज़ द प्लाज्मा, एंड द सेकेंड वन इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये 4 लीटर है, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोर देन 10 लीटर्स है। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज़ द 8 लीटर। अब ये क्या है, ये हम इसको देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास प्लाज्मा है और कुछ ड्रग्स प्लाज्मा में ब्लड में एंटर हो गई हैं हमारे पास, ये वो ड्रग्स हैं, लेकिन ये ड्रग्स मैक्रो इन साइज़ है। अब ये जो ड्रग मैक्रो इन साइज़ है, ये इसमें जो फेनेस्ट्रेशंस हैं उनको क्रॉस ही नहीं कर सकती, ये प्लाज्मा में ही रहेंगी। तो प्लाज्मा में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 4 लीटर। तो इन ड्रग्स का जो सिर्फ प्लाज्मा में रहेंगी उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ओनली 4 लीटर। अब द सेकेंड वन इज़ कि कुछ ड्रग्स हैं जो माइक्रो इन साइज़ हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वो वाटर सॉल्युबल है। तो वो प्लाज्मा से इसमें तो एंटर हो जाएंगी क्योंकि माइक्रो इन साइज़ है, इनमें एंटर होंगी। तो एज वी नो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर है, तो इन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हो जाएगा 14 लीटर्स। अब हमने देखा कि हमारे पास जो ड्रग प्लाज्मा में है उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 4 लीटर है, और अगर जो हमारे पास ड्रग है वो माइक्रो इन नेचर है, वो इन फेनेस्ट्रेशन को क्रॉस कर लेंगी और इंटरस्टिशियम में जाएंगी। इंटरस्टिशियम में जाने के बाद उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर हो जाएगा, तो टोटल उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा 14 लीटर। और इन केस अगर कोई ड्रग है वो हमारे पास लिपोफिलिक इन नेचर है और माइक्रो इन साइज़ है, हमारे पास दो कंडीशन क्या है कि वो लिपोफिलिक भी है एंड माइक्रो इन नेचर भी है, तो वो प्लाज्मा में एंटर होगी। प्लाज्मा में एंटर होने के बाद इन फेनेस्ट्रेशन को क्रॉस करके इंटरस्टिशियम में जाएगी, एंड देन इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके विच इज़ द लिपिड इन नेचर लिपोफिलिक ड्रग हमारे पास जाएगी सेल्स में। यहाँ पे हमारे पास सेल्स प्रेजेंट है, इनमें जाएगी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी। तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 28 है। तो टोटल उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 242 लीटर होगा, विच इज़ इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर बॉडी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 42 लीटर होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास इस तरह होता है। अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हमारे पास ड्रग हमने दी है 100 mg और बॉडी में प्लाज्मा के एक हमारे पास ड्रॉप में हमने उस ड्रग की कंसनट्रेशन को मेजर किया, तो वो हमारे पास है 10 mg। और इनको अगर हमने क्रॉस किया, मतलब हमने इनको डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर है 10 लीटर। मतलब उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 10 लीटर है, और वो ड्रग वाटर सॉल्युबल इन नेचर है क्योंकि वो हमारे सेल्स में नहीं गई, क्योंकि वो हमारे इंटरस्टिशियल्स में ही है, इसलिए उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 10 लीटर है। जो हमारे 10 लीटर किसका था? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। और अगर इन केस हमारे पास हमने 100 mg ड्रग भी है और वो प्लाज्मा में 2 mg है, प्लाज्मा के एक ड्रॉप में हमने मेजर किया है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 50।
ये हमारे पास एक्सेप्शनल केस आ गया। दैट्स वाई वी से कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने एक 100 mg ड्रग ली और हमने जब प्लाज्मा में उसको मेजर किया उसकी कंसनट्रेशन को, तो एक ड्रॉप में 20 mg थी। इसको हमने डिवाइड किया, आंसर हमारे पास 5 आया, विच मीन कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर है, 5 लीटर है। और ये ड्रग सिर्फ प्लाज्मा में है, ये ड्रग ना हमारे इंटरस्टिशियम में गई है और ना ही सेल में गई है। इसका मतलब है कि ये वाली जो ड्रग थी ये माइक्रो इन साइज थी, मैक्रो इन साइज थी, और साथ हमारे पास वाटर सॉल्युबल थी, लिपिड सॉल्युबल नहीं थी। दैट्स वाई ना वो इंटरस्टिशियम में गई और ना ही उसे सेल को क्रॉस किया। इससे हमें पता है ड्रग की नेचर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ड्रग का हमारे पास 42 लीटर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, विच मीन्स कि उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है, हमें उस ड्रग को कम डोज में देना होगा। और अगर किसी का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर है, मतलब हमारे पास उस ड्रग की जो हाफ़ लाइफ है वो भी कम है। हाफ़ लाइफ कम होने की वजह से हमें उस ड्रग को ज़्यादा डोज में देना होगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या मेन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? हम डोज डिसाइड कर सकते हैं कि हमने मेडिसिन को किस डोज में देना है। हम मेडिसिन का नेचर फाइंड कर सकते हैं कि वो लिपोफिलिक है या वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। हम ये डोज, नेचर, हम सारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड कर सकते हैं।